नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर रासायनिक साम्य। आज पढ़ेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर रासायनिक साम्य के। आपके सिलेबस में आप देखोगे तो जो यूनिट है, यूनिट 3 रासायनिक साम्य, उसमें एक पहली लाइन लिखी हुई है साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, और एक लास्ट लाइन लिखी हुई है लॉ सौतेली का नियम। दोनों ही चीजें आज की इस क्लास में कवर होने वाली है। ठीक है, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल क्लास भी होगी, समझने वाली क्लास है, और इससे एक सवाल पक्का टपकेगा, ये श्योर है। ठीक है, और अगर आप ये क्लास बिना कोई पीछे का रिवाइज किए हुए देख रहे हो तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ताकि क्या समझने में आसानी हो, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐसी है समझने वाली, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है ना। हाँ, रटने से कोई मतलब नहीं है, समझने वाली चीजें तो पीछे वाली चीजें आपको पता होगी तो आप आसानी से लिंक करके उनको समझ पाओगे। क्लियर। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला है लॉ सौतेली। लॉ बोलो या ली सौतेली, जो भी है, मतलब अपने को इसके रियल नाम पे नहीं जाना है। ठीक है, क्या नाम रखा है, सौतेलिया जी है भाई साहब, इनका नेम क्या है उसको समझ लो। देखो इन्होंने क्या कहा था, सौतेलिया भाई साहब ये बोले थे कि यदि कोई, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था की स्थिति में है, ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, साम्य अवस्था में आ गई है। तो यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो और साम्य अवस्था पर बाहरी कारक क्या होते हैं, सांद्रता, आयतन, ताप, दाब, ये क्या बाहरी कारक, अगर इनमें कुछ परिवर्तन किया जाए, ठीक है, बाहरी कारक को सांद्रता, आयतन, ताप, दाब में परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे किए गए परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। किए गए परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि भाई आप सांद्रता, आयतन, ताप, दाब, इनमें से कोई भी एक चीज परिवर्तित करोगे तो जो अभिक्रिया की जो साम्यावस्था है, ठीक है, वो उस दिशा में अग्रसर होगी ही जिससे किए गए परिवर्तन का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको न्यूनतम किया जा सके, उसको न्यूनतम किया जा सके। ठीक है, यानी कि सांद्रता, आयतन, ताप, दाब में परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे किए गए परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, अर्थात अभिक्रिया आगे जाएगी या पीछे जाएगी, वो उसके अनुसार ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई आगे जाने से जो ये परिवर्तन किया उसका प्रभाव न्यूनतम होता है या फिर पीछे जाने से जो ये परिवर्तन किया उसका प्रभाव न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये बात बोली है लॉ सौतेली भाई साहब ने। ठीक है, ये तो लॉ सौतेली भाई साहब सिद्धांत ये बोल गए। अब इस बात को आगे आप समझोगे जब अपन आगे पढ़ेंगे कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर अपन उस कारक को बदलेंगे और फिर अभिक्रिया आगे पीछे कैसे जाएगी वो समझोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि लॉ सौतेली भाई साहब के कहने का मतलब क्या है। ठीक है, हालांकि अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा ये कहना क्या चाह रहा है। कहना यही चाह रहे हैं कि आप किसी भी एक चीज में बदलाव करोगे, मान लो सांद्रता में बदलाव किया तो ये अभिक्रिया सांद्रता में बदलाव के कारण उस दिशा में जाएगी कि सांद्रता में बदलाव जो किया है उसके इफेक्ट को, इसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया लॉ सौतेली भाई साहब का स्टेटमेंट। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, एक होता है पहला, सबसे पहला सांद्रता का प्रभाव। क्या हुआ, पहला सांद्रता का प्रभाव। अब देखो ओपन क्या होगा, सांद्रता का प्रभाव यानी कि अभिकारक के मोल मिलाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अभिकारक के मोल मिलाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। दूसरा है उत्पाद के मोल मिलाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। मान लो कि जो अपने पास है, अपने पास एक अभिक्रिया है ए और ये बी मिलके बनाते हैं भाई सी प्लस डी बनाते हैं। ठीक है, सी और डी बनाते हैं। ठीक है, ए बी से सी डी बनना क्या हो गया, अग्र अभिक्रिया, और सी डी से ए बी बनना क्या हो गया, पश्च अभिक्रिया। ओके, तो
पहली बात बोल रहा है कि अभिकारक के मोल मिलाने पर, ठीक है, अभिकारक के मोल मिलाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ये कह रहा है कि यदि आपने ये अभिक्रिया साम्य स्थिति में है और साम्य स्थिति में आपने ए और बी को मिला दिया जाए, साम्य में ए व बी को मिला, या फिर बी की सांद्रता में चेंज किया जाए, ए व बी मोल मिलाएंगे तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगी भाई इनकी। आपने क्या किया, अभिकारक के मोल मिलाने, ठीक है, अभिकारक के मोल मिला रहे हो मतलब क्या है, सांद्रता क्या होती है, मोल बटा आयतन, एन बटा वी, यही होता है चीजें, ठीक है। तो साम्य में ए व बी की सांद्रता बढ़ा ले तो क्या होगा, तो देखो यहां पर भाई जब ए और बी बढ़ रहा है, जब साम्य स्थिति में था और आपने क्या कर दिया, ए और बी एक्स्ट्रा डाल दिया और एक्स्ट्रा कुछ अभिकारक मिला दिया, तो अभिकारक मिला दिया तो क्या करेगा, ये अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएगा। तो साफ बात है, जो आपकी अभिक्रिया है वो कहां जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। अभिकारक के मोल मिलाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। अगर यहीं पर आपने अभिकारक का मोल घटा दिए होते, साम्य स्थिति में आपने यदि अभिकारक के मोल घटा दिए होते तो फिर क्या करता, ये उत्पाद मिलके फिर से वापस थोड़े बहुत जो अभिकारक घटे हैं उनको बैलेंस करने के लिए ये अभिक्रिया पीछे आती, ये होता, ठीक है। तो अभिकारक के मोल मिलाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। तो साम्य में ए व बी की सांद्रता बढ़ा ले तो क्या होगा, अब ये तो अपन ने ऐसे बोल दिया, अभी सिस्टमेटिक ढंग से वो कैसे रहा है, देखो ए व बी की सांद्रता बढ़ाओगे तो आपको पता है एक लिखते हैं सांद्रता गुणक क्यू, एक चीज क्या लिखते हैं अपन लिखते हैं सांद्रता गुणक क्यू लिखते हैं, क्यू क्यू केसी नहीं, ठीक है, साम्य नियतांक नहीं, सांद्रता गुणक अपन क्यू तो अपन किसी भी वक्त लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। तो क्यू आप लिखोगे एक्चुअली में तो आपके ऐसे लिख दो सी डी अपॉन ए और बी। अब आपको पता साम्य पर तो क्या होता है, साम्य पर तो क्या होता है, साम्य पर जब साम्य स्थिति होती है तो साम्य पर तो क्या होता है, क्यू बराबर के सी। अपने को पता है कि जो भी क्यू होता है वो क्या, उसकी इच्छा क्या होती है, क्यू की ए की इच्छा के सी बनना, ये होता है, ठीक है। तो साम्य पर तो ये होता है, लेकिन जैसे ही आपने ए बी के मोल बढ़ा दिए, ए बी के मोल बढ़ा दिए, तो ए बी के मोल बढ़ाओगे, देखो ए बी के मोल यदि आप बढ़ाओगे, इनके मोल यदि बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, घटेगा, क्यू का मान घटेगा, ठीक है, क्यू का मान घटेगा। अतः जैसे ही आपने मोल मिलाया तो क्या होगा, ये स्थिति चेंज हो जाएगी, भाई ये तो साम्य पर है, साम्य पर क्यू बराबर केसी, लेकिन चूंकि आपने कुछ मिला ली चीजें तो ये केसी तो बदलता है नहीं, केसी को तो कौन बदल सकता है, सिर्फ ताप बदल सकता है, आपको पता है, इस केसी को तो सिर्फ ताप बदल सकता है, केसी बदलेगा नहीं। तो क्यू क्या हो गया, घट गया, अतः क्यू क्या हो गया, क्यू लेस देन केसी, जब आपने मोल मिलाया तब, ठीक है, जब आपने मोल मिलाए तो ये ए बी की सांद्रता बढ़ गई और ये क्यू पूरा का पूरा क्या हो गया, मान घट जाएगा, क्यू लेस देन केसी। तो क्यू छोटा हो गया केसी से, तो क्यू की फिर से इच्छा क्या होगी, ये मैं केसी बन जाऊं, तो क्या करेगा, वो अपने आप के मान को बढ़ाएगा, यानी कि अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। बात समझ गए। और वैसे भी अपने को ध्यान पड़ रहा है भाई, आपने यदि अभिकारक के मोल मिलाए हैं, दो अभिकारक के मोल मिलकर उत्पाद बनाएंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ये तो नॉर्मली अपन देख के बता दिए, बाकी जो सिस्टमेटिक जो चीजें हो रही हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जैसे ही ए बी की सांद्रता बदलोगे, इसकी सांद्रता बढ़ाओगे तो क्यू का मान कम होगा, और चूंकि क्यू जैसे ही किसी से कम हुआ तो क्यू की वापस इच्छा होगी, ये
केसी के बराबर जाए, ठीक है। तो बस ये स्थिति, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। एक ही ध्यान रखना, आप अब इस शब्द को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं, साम्य और साम्यावस्था। देखो सिंपल सी बात है, मेरे से एक सवाल भी पूछा गया था कि सर साम्य और साम्यावस्था में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो अगर मैं बोल दूं विराम, ये क्या है, विराम है, बिल्कुल मेरे में कुछ भी, देखो ये तो क्या विराम, और एक हो गया विराम अवस्था। तो देखो एक तो मैं विराम यहां पे हूं, ये क्या विराम है, वापिस जाके यहां आ गए, ये हो गया विराम। तो दोनों ही केस में विराम यहां पर भी था, विराम यहां पर भी था, लेकिन यहां की विराम अवस्था चेंज थी, यहां की विराम अवस्था चेंज थी। तो सेम टू सेम साम्य और साम्य अवस्था भी है। साम्य क्या है, जैसे कि विराम जिस प्रकार का देखो गुण है, उसी प्रकार साम्य भी एक गुण है। और जिस जगह अपन विराम लेते हैं उसको बोलते विराम अवस्था, और जिस जगह साम्य प्राप्त होता है उसको बोलते हैं साम्य अवस्था। तो ये सेम चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट, उत्पाद के मोल मिलाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। आपको पता है यदि आपने उत्पाद के मोल मिला दिए CD, तो क्या होगी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि उत्पाद के मोल मिलाओगे, उत्पाद के मोल मिलाओगे तो आपको पता है भाई CD A B, आपने क्या कर दिया, उत्पाद के मोल मिला लिए। उत्पाद के मोल मिला लिया यानी कि C और D को बढ़ा लिया, CD को बढ़ा लिया, तो Q क्या होगा, बढ़ेगा। Q क्या होगा, बढ़ेगा। Q बढ़ेगा यानी कि क्या होगा, Q आपके कैसे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। Q कैसे से बड़ा हो जाएगा। अब Q की वापिस इच्छा होगी कि ये कैसे बने, तो Q को अपना मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक है। Q को अपना मान घटाना, तो वो घटेगा कैसे, आपको पता है। Q का मान घटना, तो यानी कि AB का मान बढ़ेगा, नीचे का मान बढ़ेगा, तभी तो Q घटेगा, ठीक है। तो ये AB बनेंगे, AB तैयार होंगे, ठीक है। अतः अभिक्रिया पश्चिम दिशा में, अतः अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया सांद्रता का इफेक्ट। सांद्रता का क्या इफेक्ट होता है ये आपको सब कुछ समझ में आ चुका है अभी, अब कुछ भी बाकी नहीं रहता। अब देखो कुछ पॉइंट आगे समझते हैं। अपने ले लिया एग्जांपल N2 3H2 2NH3, ये बहुत ही फेमस रासायनिक समीकरण है, ठीक है, याद रखना। हेबर विधि से अमोनिया बनाना, ठीक है। अब यदि मान लो यदि NH3 बढ़ा ले, NH3 बढ़ा ले या इसकी सांद्रता को बढ़ा ले, तो क्या होगा भाई, उत्पाद बढ़ गया, वापिस ये NH3 मिलके इस साइड आएगा, ठीक है। यानी कि ले तो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। अभिक्रिया पश्चिम दिशा में अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अगर मान लो ये N2 बढ़ता, मान लो यदि N2 बढ़ा ले, N2 बढ़ा ले, इसको बढ़ा ले, तो क्या होगा, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि आपने क्या बढ़ाया है, अभिकारक बढ़ाया है। तो अभिक्रिया वो अभिकारक जो बढ़ाया है वो मिलकर क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक है एग्जांपल CaO CaCO3 वो मिलकर बनाते हैं CaO + CO2। तो देखो अगर आप इसके लिए यदि Kc और Kp भी लिखते हो ना, मैं चलो एक सवाल पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि CaCO3 या
CaO की सांद्रता बदलने पर अब अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बदलने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। CaCO3 या CO की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर जी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है साइड में, देख लो। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण किसी शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव घटक को मिलाने पर साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अपन शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव है उनकी सांद्रता को क्या करते हैं? इकाई मान लेते हैं। मैंने पहले ही बताया ये चीज, ठीक है। तो जब इनके लिए आप लिखोगे ना, इसके लिए आप यदि रियल में समीकरण लिखोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ये आपके ऐसे हो जाएगा। ये आप लिखोगे Kc लिख दो भले, Kc क्या होगा? CO2, या फिर आप Kp लिखोगे आंशिक दाब की फॉर्म में, Kp लिखोगे तो P आंशिक दाब किसका? P वाला और CO2। हमेशा ये वाली टर्म आएगी ही नहीं, CaCO3 CO आएंगे नहीं उसमें, ठीक है। तो ये आएंगे ही नहीं तो बदलाव कहां से करेंगे, ठीक है। तो शुद्ध ठोस और शुद्ध, ये क्या CaCO3 CO क्या है? शुद्ध ठोस है। और शुद्ध ठोस जहां भी हो उनको इग्नोर कर दो, उनको क्या कर दो? इग्नोर कर दो, क्योंकि उनकी सांद्रता को इकाई मान लिया जाता है, ठीक है। तो किसी शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव घटक को मिलाने पर साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब इसके लिए Kc लिखोगे तो CaCO3 या CO नहीं आएगा, और Kp लिखोगे तब भी जो आंशिक दाब है सिर्फ CO2 का आएगा, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये हो गया इतना। अब आती है नेक्स्ट बात आगे, मस्त शानदार। ये तो हो गया सांद्रता का प्रभाव। अब है दाब का प्रभाव। अब क्या है? दाब का प्रभाव। दाब के जो है प्रभाव, उसमें देखो एक चीज है, अपन ने जो लास्ट क्लासें पढ़ी उनमें अपन ने ये सीखा कि जो दाब है वो मोल की संख्या पर निर्भर करता है। आपको पता है, आपको चीजें पता है, अपन ने सीखा भी था लास्ट क्लासों में कि भाई मैंने बताया भी था कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो इस केस में यदि यहां देखो V, यहां देखो P जो है किसके समानुपाती है? मोलों के समानुपाती। दाब किसके समानुपाती है? मोल के समानुपाती है। किसके? मोल के, यानी कि दाब समानुपाती मोलों की संख्या। यानी कि यदि कोई गैस है या गैसीय मिश्रण या कोई भी अभिक्रिया है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो दाब बढ़ेगा। मोलों की संख्या बढ़ेगी तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। मोलों की संख्या बढ़ेगी तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यदि दाब को बढ़ाया जाए, यदि दाब को बढ़ाया जाए तो देखो, यदि साम्य पर दाब बढ़ता है तब अभिक्रिया क्या होगी? दाब को कम करने की कोशिश करेगी। लॉ ऑफ सोडेली भाई साहब ने यही कहा है कि हम अभिक्रिया को उस दिशा में लेके जाएंगे जहां से जो आपने बदलाव किया है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो यदि साम्य पर दाब बढ़ाते हैं तब अभिक्रिया दाब को कम करने की कोशिश करेगी, अर्थात वह उस दिशा में विस्थापित होगी जहां गैस के मोलों की संख्या कम बनती हो। कहने का मतलब क्या? ध्यान से सुनो। यदि साम्य पर दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, तो दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, तब अभिक्रिया दाब को कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अतः अब अभिक्रिया क्या करेगी? मोल को घटाएगी। आपने दाब बढ़ा दिया बाहर से, तो अभिक्रिया खुद क्या करेगी? उस दाब को कम करने की कोशिश करेगी। उस दाब को कम करने के लिए वो क्या करेगी? मोल को घटाएगी। मोल को घटाएगी तब अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जहां गैस के मोलों की संख्या कम बनती है, जहां गैस के मोलों की संख्या कम बनती है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इसको लिखो, लिखो, अभी आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट करा, यदि दाब को कम किया जाए, यदि दाब को कम किया जाए, यदि साम्य पर दाब घटाते हैं तो अभिक्रिया क्या करेगी? दाब को अधिक करने की कोशिश करेगी, और अर्थात वह उस दिशा में विस्थापित होगी जहां गैस के मोलों की संख्या अधिक हो, ठीक है। क्योंकि भाई जो दाब को अधिक करने की कोशिश करेगी तो उस दिशा में विस्थापित होगी
जहां गैस के मोलों की संख्या अधिक बनती हो। गैस के मोलों की संख्या क्या होती हो? अधिक बनती हो। ठीक है, ये बात होती है। तो ये तो दाब को कम किया जाए, दाब को बढ़ाया जाए। कहने का मतलब ये है कि भाई दाब समानुपाती है मोलों की संख्या। आपने यदि बाहर से दाब को बढ़ाया या घटाया तो अभिक्रिया उस दिशा में लेके जाएगी। यदि आपने बाहर से दाब को घटाया है, ठीक है, तो क्या होगा? अभिक्रिया दाब बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो दाब बढ़ाने की कोशिश करेगी यानी कि अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस साइड मोल ज्यादा बनते हो। ताकि मोल ज्यादा बनेंगे तो दाब ज्यादा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी चीजें। ठीक है, इस प्रकार से है मामला। चलो, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये रटने वाले पॉइंट ही नहीं है, रटने वाले पॉइंट नहीं है, समझना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ ये क्लास पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास है। ठीक है, आपको बाकी मेरे समझाने में कुछ कमी रहेगी नहीं, उसके अलावा फिर आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में मतलब वो पूरी चीजें आपके माइंड को मैं नहीं चला सकता हूँ पूरा, वो आपको चलाना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको सोचना है। आप सोचोगे तभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, फिर निकल गया, बात खत्म। केस वन, केस वन, केस वन क्या कह रहा है? यदि डेल्टा एन बराबर 0 तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि डेल्टा एन क्या है? अपने उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल, जो अपने पहले पढ़ा है ये चीज तो। ठीक है, तो डेल्टा एन बराबर 0 हो तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान, इसमें उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल लेते तो ये गैस ही लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजों को शामिल नहीं करते। ठीक है, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस अभिकारक के गैसीय मोल। ठीक है, तो डेल्टा एन इक्वल 0 तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां डेल्टा एन क्या? उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। डेल्टा एन 0 रख लिया तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या चीज हो रही है। अब फिर मैंने नेक्स्ट केस लिया है, केस 2, जहां डेल्टा एन 0 से बड़ा है। डेल्टा एन क्या है? 0 से बड़ा है, यानी क्या है? डेल्टा एन के साथ धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक, उत्पाद के मोल अभिकारक से ज्यादा हो। जब उत्पाद के मोल अभिकारक से ज्यादा होंगे तो इस डेल्टा एन का मान 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो मान लो वो -1 आता है, 0 से बड़ा नहीं, 1 आता है, 2 आता है। ठीक है, तो अपने लिए समीकरण फॉर एग्जाम्पल रासायनिक समीकरण, उसमें आप देखोगे PCl5 गैस, PCl3 Cl2। तो अब आप इसके लिए जैसे कि लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे Q लिखा, मान लिया आपने Q लिखा, Q या, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अगर इसको आंशिक दाब की फॉर्म में लिखोगे तो आंशिक दाब क्या लिखोगे? आंशिक दाब इसका P PCl5। ये देखो, ये वाला P और इसमें भी फर्क है। ये P तो किसको शो करता है? आंशिक दाब को। ये वाला इस ये P तो, ये वाला P कौन सा है? ये वाला P तो आंशिक दाब है, और ये वाला P क्या है? फास्फोरस वाला P है। ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये तो क्या फास्फोरस है, अपने एलिमेंट तत्व। ये क्या? ये P दाब है। ठीक है, तो PCl3 यानी कि PCl3 का आंशिक दाब इंटू Cl2 का आंशिक दाब, अब अपन नीचे PCl5 इसका आंशिक दाब। तो आपको पता है आंशिक दाब वो क्या, वो कैसे लिखते हैं अपन? आंशिक दाब होता है जैसे कि PA, तो अपन क्या लिखते हैं? XA इसकी मोल बिन इंटू जो कुल दाब होता है P। भाई जो आंशिक दाब होता है वो ऐसे होता है, मोल बिन इंटू कुल दाब। ये क्या एक्स क्या होता है? मोल बिन। पी क्या होता है? कुल दाब। तो जो आंशिक दाब होता है वो क्या होता है? मोल बिन इंटू कुल दाब। ये चीज तो अपने पहले की हुई है, आपको ध्यान ही है। ठीक है, लिख लेना, जिसको नहीं पता वो तो अपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। अभी आंशिक दाब लिखते कैसे? आंशिक दाब, आंशिक दाब बराबर क्या होता है? आंशिक दाब बराबर होता है मोल बिन इंटू कुल दाब। आंशिक दाब बराबर मोल बिन इंटू कुल दाब। ठीक है, तो देखो अब इस PPCl3 इसका यदि आंशिक दाब लिखोगे तो इसकी मोल बिन x PPCl3 इंटू कुल दाब P, ये आ गया आपने कुल दाब वाली टर्म P। ठीक है, इसके भी इसके मोल बिन इंटू कुल दाब, इसके भी इसकी मोल बिन इंटू कुल दाब। अब देखो यहाँ पर जो कुल दाब कितने? 3 है, तो एक कुल दाब से एक कुल दाब ये हो जाएगा
कैंसल, ठीक है। जो एक कुल दाब है, एक कुल दाब उससे दूसरा कुल दाब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा एक। तो जो मोल पिन है वो तो क्या नियत चीज है, ठीक है। तो Q एक्चुअली में जो डायरेक्टली समानुपाती कहां हो रहा है, P के। जो आपका Q है वो क्या हो रहा है, P के समानुपाती होता है, डायरेक्ट दाब के समानुपाती हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो आगे, अब देखो लाइन, ये सारी मैंने आपको ये चीजें समझा रहा हूं, फिर लास्ट में एक रामबाण दूंगा इनको समझने का, याद रखने का, ठीक है ना। यहां पे देखो आपने लिखा Q समानुपाती P है, Q समानुपाती हो गया P। ये किसके लिए, किस स्थिति के लिए हुआ है, ये सिर्फ इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए जब n डेल्टा n बड़ा हो 0 से। इस केस में देखो, देखो जहां P क्या कुल दाब है, यदि P घटेगा, यदि P घटेगा, यदि P घटेगा तो क्या होगा, Q भी घटेगा, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती है। तो Q घटेगा यानी कि क्या हो जाएगा, Q है वो क्या हो जाएगा, Kc से छोटा हो जाएगा। आपका Q क्या होगा, Kc से छोटा हो जाएगा, और Q Kc से छोटा होगा, अतः अभिक्रिया क्या करेगी, अग्र दिशा में जाएगी। अभिक्रिया क्या करेगी, अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। और यदि यहाँ पर P बढ़ेगा, P बढ़ा तो Q भी बढ़ेगा, यानी कि Q क्या हो जाएगा, Kc से बड़ा हो जाएगा। Q Kc से बड़ा हो जाएगा, यानी Q क्या करेगा, वापस Kc बनना चाहेगा, तो अतः अभिक्रिया पक्ष दिशा में जाएगी। अतः अभिक्रिया क्या होगी, पक्ष दिशा में जाएगी। ध्यान से समझना, सब कुछ होगा क्लियर, ठीक है। अब स्थिति तीसरी कि भाई डेल्टा n लेस देन 0, डेल्टा n लेस देन 0 यानी कि क्या होगा, इसका मान कैसा, नेगेटिव हो, यानी कि जो अभिकारक के मोल हो उत्पाद से ज्यादा हो, यानी कि उत्पाद के मोल कम हो और अभिकारक के ज्यादा हो, तो उत्पाद माइनस अभिकारक करोगे तब जाके क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या, n2 + 3s2 2n3। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में से ये जाएगा 3 और 1 4, यहाँ कितना आएगा, -2 आएगा, 2 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। ये देखो, ये समीकरण के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अपन जब इनके लिए लिखोगे तो इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखा, आंशिक दाब NH3, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे N2 और आंशिक दाब H2, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो, इसको जब लिखोगे सेम मोल बिन इनटू कुल दाब P, तो यहाँ देखो जो कुल दाब आएगा वो देखो, यहाँ पे ये P स्क्वायर है, नीचे P है और P क्यूब है, ठीक है। तो कुल मिला के जो मामला बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देखो ऊपर P स्क्वायर बन रहा है, नीचे P क्यूब। यहाँ पे आप देखोगे ना, ठीक है, तो P स्क्वायर से ये P क्यूब पड़ेगा, एक P रहा, नीचे क्या रहेगा, P स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा, P स्क्वायर। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, Q जो आ रहा है वो समानुपाती किसके आ रहा है, 1/P स्क्वायर से। Q क्या आ रहा है समानुपाती, 1/P स्क्वायर से। यानी कि क्या होगा, अभी इस में देखो P बढ़ेगा, आपने दाब को बढ़ा दिया, P बढ़ेगा तो क्या होगा, Q घटेगा, Q घटेगा, यानी Q लेस देन हो गया Kc, अतः अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। और यदि आपने Q को घटा दिया, सॉरी P को घटा दिया, तो Q क्या होगा, बढ़ेगा, तो Q Kc से बड़ा हो जाएगा, Q क्या करेगा, वापस पीछे आएगा, अभिक्रिया पक्ष दिशा में जाएगी। अभिक्रिया क्या होगी, पक्ष दिशा में जाएगी। देखना ये बात ध्यान रखना, Kc का मान हमेशा फिक्स रहता है, Kc नहीं बदलेगा, Kc को सिर्फ ताप बदल सकता है, ये बात ध्यान रखना, खोपड़ी मिटा के Kc को सिर्फ ताप बदल सकता है। तो आपने इतनी सारी स्थितियां देखी, तो यहाँ सब पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ सब पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा P स्क्वायर बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा P की घात 1 बन रहा था, ठीक है। कुल मिला के ये मामला जो है ना, मामला ऐसे बन रहा है, जो Q है, Q एक्चुअली में आपके Q जो है, ठीक है, ये Q जो है वो एक्चुअली में ऐसे हो रहा है, Q समानुपाती P की घात डेल्टा n, इस टाइप का मामला है। Q समानुपाती P की घात डेल्टा n हो रहा है। तो यदि डेल्टा n 0 है तो 0 के केस में P की घात 0 का मान 1, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, फिर ठीक है। ये जैसे कि डेल्टा n 0 है तो Q क्या है, हो जाएगा समानुपाती 1 हो जाएगा ये चीज, तो ठीक है। तो P को बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे डेल्टा n 1 है तो Q समानुपाती P हो रहा है, डेल्टा n -2 है तो Q समानुपाती 1/P स्क्वायर हो रहा है, ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये P
डेल्टा एन जीरो, यानी कि जो अभिकारक के मोल बराबर उत्पाद के मोल है, तो इस स्थिति में अभिक्रिया कहीं पर भी नहीं जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया जाएगी कहां, क्योंकि आगे जाओगे तो भी वही मोल बन रहे, पीछे जाओगे तो भी वही मोल बन रहे, तो बस कुछ बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने थ्योरी समझ ली। अब देखो मैं आपको रामबाण बताता हूं। रामबाण क्या कह रहा है? रामबाण ये कह रहा है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम हो। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम हो। आपने यदि दाब बढ़ा दिया तो अभिक्रिया क्या करेगी? उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम हो, ताकि दाब क्या हो जाए? कम हो जाए फिर से। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम हो, और दाब घटाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा हो। क्योंकि दाब घटा दिया तो अभिक्रिया चाहेगी कि दाब को बढ़ाया जाए, तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा हो। अब देखो सारे के सारे जो पीछे अपने किए उनका पोस्टमार्टम करते हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो देखो दाब घटेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, यानी दाब घट रहा है तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किस साइड? यहाँ ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ मोल 2 है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है। तो यानी कि जो यदि आप दाब घटाओगे तो अभिक्रिया उस साइड जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा का यहाँ पर है, यानी कि अभिक्रिया क्या होगी? अग्र दिशा में जाएगी। देखो पी घटेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। यदि मान लो आपने दाब बढ़ाया है, दाब क्या बढ़ाया है, तो क्या होगा? पी बढ़ेगा। यदि आप दाब को बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस साइड मोल कम हो। तो मोल कम क्या है? इस साइड मोल कम है, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक। प्लीज यहां से भी चीज देख लो, यहां से भी देख लो। यदि दाब बढ़ेगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, पी बढ़ेगा, देखो पी बढ़ेगा तो क्या हो रहा है? अभिक्रिया, एक मिनट, ये वाली, ये अपने रिएक्शन चेंज। यहाँ देखो, ये यहाँ पे ये मोल कितने? 2, और यहाँ पे ये 4 है टोटल। यहाँ पे कितने? 4। ये मोल 2 है, यहाँ पे टोटल मोल 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दाब बढ़ाया, पी बढ़ेगा तो क्या होगी? ये अभिक्रिया, आपको ये कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों कैसी। दाब बढ़ेगा, पी बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया क्या करेगी? दाब को कम किया जाए, यानी कि अभिक्रिया उस साइड में जाएगी जहां मोल कम हो। तो मोल कम का है इस साइड, यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। यदि आप दाब को क्या कर रहे हो? घटा रहे हो, तो अभिक्रिया चाहेगी कि दाब को बढ़ाया जाए, तो अभिक्रिया उस साइड शिफ्ट होगी जिस साइड मोल ज्यादा हो। मोल किस साइड ज्यादा है? इस साइड, तो यानी कि अभिक्रिया इस साइड आएगी, यानी कि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। समझ गए? तो ये है रामबाण पूरा, ये है रामबाण, ये आपके पूरा रामबाण। ठीक है ना? तो ये अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जा रही है। ये क्यों जा रही है? क्योंकि भाई मोल क्या ज्यादा यहाँ है, जहां ज्यादा मोल वहां अभिक्रिया शिफ्ट होगी। यही रामबाण ट्रिक कहते हैं। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम हो, और दाब घटाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा हो। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा गया कि H2I2 2HI। ठीक है, अब बताओ दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? तो इसका जो आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण सर जी ऐसा क्यों? मैंने बताया अभी, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू 0। और आपको पता है भाई, दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, ठीक है, जिस साइड दाब क्या हो? कम हो, यानी जिस साइड मोल कम हो। तो इसमें देखोगे दोनों साइड मोल सेम है, ये भी मोल 2 है, तो बेचारी अभिक्रिया, यार छोड़ो ना, इस साइड जाऊं फालतू का क्यों ही जाऊं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ,
क्योंकि इस साइड जाएगी तो ही मोल उतने ही बनने, इस साइड जाएगी तो ही मोल उतने ही बनने, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, कुछ दाब बढ़ाया उसको कम तो किया नहीं चलता, ठीक है। तो यानी कि कुछ नहीं होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। हाँ, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू 0, कहीं पर भी नहीं जाएगी, ना तो आगे ना पीछे। हाँ, यहीं पर अगर ऐसे होता कि इस साइड मोल 3 होते तो क्या होता, इस साइड मान लो कुल मोल 3 हो जाते, ऐसा हो जाता कुछ ऐसा समीकरण, मान लो 2:2, ये बैलेंस नहीं है वैसे, समीकरण बैलेंस होनी चाहिए, ऐसे बता रहा हूँ एग्जांपल कि मान लो या 3 मोल होते तो फिर आपने दाब बढ़ा दिया तो ये क्या करता, जिस साइड मोल कम है उस साइड जाएगी, मोल कम कहाँ है, यहाँ है 2, तो अभिक्रिया अगले दिशा में जाती, ठीक है। यहाँ तो सेम है, डेल्टा एन इक्वल टू 0, क्योंकि मतलब जो मामला ही है ना, मामला ये पी वो समान जो क्यू है एक्चुअली में, क्यू वो क्या आ रहा है, समानुपाती पी की घात डेल्टा एन आ रहा है, ठीक है, ये सारा मामला हो रहा है, ठीक है। तो बस पी की घात डेल्टा एन, तो इस हिसाब से देखो डेल्टा एन 0 है, ये मामला कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो ठीक है। और वैसे भी अपनी इस रामबाण ट्री के हिसाब से देखो, रामबाण ट्री के हिसाब से देखोगे तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम हो, और दाब घटाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा हो, ठीक है। और यदि दोनों तरफ मोल बैलेंस है, बराबर है, ठीक है, तो अभिक्रिया किसी भी दिशा में नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसमें उस स्थिति में दाब घटाओ या बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि इसके लिए H2 2H है, इसके लिए दाब बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा एन इक्वल टू 0। हाँ, डेल्टा एन नेगेटिव पॉजिटिव है तब जाके कुछ चेंज होगा, और उस चेंज के लिए भी आपको इतनी रामायण करने का काम नहीं है, ये पता रखना दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम हो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि दाब को बढ़ाया आपने, पी बढ़ेगा तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम की साइड, उस साइड है 2, यानी कि यहाँ 4 या 2 है, तो 4 से 2 की तरफ जाएगी, यानी कि अभिक्रिया अगले दिशा में जाएगी, तो देखो अभिक्रिया अगले दिशा में जाएगी, ठीक है। ओके, सारी चीजें मैच कर लेना आप और सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेना माइंड में, जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है। और इस क्लास को रिक्वेस्ट, इस क्लास को 2 बार देखना, एक बार नहीं 2 बार, ठीक है। हो सकता है मेरे कुछ बातें आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए, लेकिन उनको 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। और मस्त क्लास है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है, सब कुछ जैसे आपको समझाया गया यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया दाब का। अब है आयतन का प्रभाव, अब है आयतन का प्रभाव। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये दाब और आयतन वाली बात सेम ही है, लगभग दाब और आयतन वाली बात क्या है, सेम ही है, ठीक है। हाँ, आपको पता है हमेशा जब भी पी बढ़ता है ना, पी बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आयतन घटेगा, आयतन घटेगा, ठीक है। और जब भी पी घटेगा तो वी बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां पर भी दाब बढ़ेगा वहां पर आयतन घटेगा, और या जहां दाब घटेगा वहां आयतन बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, आपको कोई बोल दे कि यदि आयतन बढ़ता है तो क्या होगा, दाब घट जाएगा, और फिर वही दाब वाला केस करना है, फिर वही दाब वाले केस, फिर जो दाब वाले मैटर है वही दाब वाली थ्योरी काम में आएगी, ठीक है, जो दाब वाला इफेक्ट है वही काम में आएगा। यदि कोई बोलता है कि आयतन बढ़ता है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि दाब घट रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यदि आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है, अतः अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिस दिशा में दाब में वृद्धि होती हो, अर्थात अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां अधिक मोल बनते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अतः आयतन बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, जहां पर मोल अधिक हो। भाई पहले तो दाब में तो क्या, क्योंकि दाब और आयतन एक दूसरे को उल्टे, ठीक है, अपन क्या करते थे, दाब बढ़ाते थे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाती थी जहां नंबर ऑफ मोल कम हो, ठीक है। लेकिन यहां पर आयतन बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, ठीक है। और आयतन घटाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। भाई अपन ने देखा कि आयतन बढ़ता है तो कुल मिला के आयतन बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, दाब घट रहा है। आयतन बढ़ने पे कौन सी थ्योरी लागू होगी, दाब घटने वाली। तो दाब घट रहा है मतलब अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट यही बोल सकते हैं कि आयतन बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, ठीक है। और आयतन घटाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए N2 plus 3H2 2NH3 =
यदि आयतन बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल, यानी कि या फिर अधिक मोल बनते हो, बात वही है, जहां नंबर ऑफ मोल अब देखो यदि आयतन बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। यदि आपने यहाँ पे आयतन बढ़ा दिया तो अभिक्रिया कुछ दिशा में जाना, तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, यानी कि अभिक्रिया किस दिशा में आना, पश्चिम दिशा में। अतः अभिक्रिया क्या होगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। अतः अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, क्योंकि मोल ज्यादा कहाँ है, इस साइड मोल ज्यादा है, तो अभिक्रिया इस साइड आएगी, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। ठीक है, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। बात वही है, आपने कहा आयतन बढ़ाओ, आयतन बढ़ाया तो दाब घटाया, ठीक है, दाब घटाया है तो साफ बात है दाब को फिर से अभिक्रिया क्या करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। नंबर ऑफ मोल कहां ज्यादा है, यहाँ है, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। बात क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप मतलब डायरेक्ट यही तरीका ये याद कर सकते हो, ये वाला रामबाण, ठीक है। अतः आयतन बढ़ने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, और आयतन घटने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, ये आपको थ्योरी समझ में आ चुकी होगी। तो ये हो गया आयतन का प्रभाव, ठीक है। यदि आयतन बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, यानी कि अभिक्रिया पश्चिम दिशा। नंबर ऑफ मोल ज्यादा कहां है, यहाँ 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने 4 है, यहाँ 2 है, तो अभिक्रिया 2 से 4 की तरफ आएगी। नेक्स्ट है अक्रिय गैस मिलाने पर। नेक्स्ट क्या है, अक्रिय गैस मिलाने पर। तो एक तो देखो अक्रिय गैस को क्या कर सकते हैं, नियत आयतन पर मिला सकते। नियत आयतन मतलब सर जी नियत आयतन कैसे, ये ले लिया आपने पिस्टन, ठीक है, कुछ भी जैसे कि कुछ भी ये पिस्टन वगैरह है, ठीक है, ये पिस्टन वगैरह, ठीक है, उसमें अपन ये नहीं कर सकते ऐसे, जैसे कि तो ये इसको अपन क्या कर फिक्स कर दे, इसको क्या करते फिक्स कर दे, इसको बढ़ने नहीं दे, इसको अपन बढ़ने नहीं दे, और फिर अपन क्या करते इसमें अक्रिय गैस मिलता है। अक्रिय गैस यानी कि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करे, वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करे, ठीक है, तो वो फिक्स हो गया, ठीक है। यानी कि इसका आयतन फिक्स रखना है, आयतन फिक्स रखना है, इसको बांध के रखना है, ताकि अपन जो एक तो क्या कर रहे हैं अपन, इस अक्रिय गैस मिल रहा है, ये अक्रिय गैस इस पूरी अभिक्रिया के साथ क्रिया नहीं करेगी। पहली बात खुद क्या है, अक्रिय गैस जो अभिक्रिया में जो भी तत्व है उनके साथ क्रिया नहीं करेगी। फिर इसको जैसे मिलाएंगे तो अपन ऐसी कोशिश करेंगे कि आयतन बढ़े नहीं, जो पात्र है पात्र को फिक्स कर दिया जाए, पात्र को बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए, आयतन बढ़ने नहीं दिया जाए, ठीक है, आयतन बढ़ने नहीं दिया जाए, ठीक है। चलो ये गैस बढ़ गई, तो इस स्थिति में क्या अक्रिय गैस मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कब, नियत आयतन पर। पहला केस है अक्रिय गैस मिलाओ, कब मिलाओ, नियत आयतन पर। तो ये मिला रहे अपन नियत आयतन, यानी कि आयतन को फिक्स कर दिया, अपन इस पात्र के आयतन को घटने बढ़ने नहीं देंगे, यानी कि ये पिस्टन है ना, इस पिस्टन को रोक दिया, फिक्स कर दिया। ये अपन ये पिस्टन होता है, आपको पता है, दाब बढ़ेगा मतलब जो आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये अपने इसको फिक्स कर दिया, इसको आयतन बढ़ने नहीं दे रहे, आयतन क्या कर रहे हैं फिक्स रख रहे हैं नियत आयतन पर। तो नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। समझते हैं कैसे, ए बी और सी डी है, ठीक है, तो आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल कुल एनटी आरटी, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो P बटा एनटी और आरटी भी आपको पता है, आरटी भी नियत है, तो P बटा जो एनटी वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ये बात समझ गए, चलिए क्लियर। अब देखो यदि मैं ए का आंशिक दाब लिखूं, ए का आंशिक दाब तो क्या होगा, पी ए
ए की मोल भिन्न x से इंटू कुल दाब। ए की मोल भिन्न क्या होगा, इस ए के मोल बटा कुल मोल इंटू पी। देखो पी बटा एन टी, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एन को इस साइड ले आया, पी बटा एन टी इस साइड ले गया। पी बटा एन टी देखोगे तो ये क्या नियत है, पी बटा एन टी नियत है, तो पी ए भी क्या होगा, नियत होगा। यानी कि जो इसके जो मोल है पी ए के मोल वो भी नहीं बदलेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे पी बी का लिखोगे, पी बी के मोल चेक करोगे वो भी नहीं बदलेंगे, पी सी के मोल भी नहीं बदलेंगे, पी डी के मोल भी नहीं बदलेंगे, यानी मोल नहीं बदल रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही, यानी कि अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि पी ए नियत रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप पी ए ये नियत है, ठीक है, पी बी नियत है, पी सी नियत है, ठीक है, पी बी, पी सी, पी डी ये सभी नियत रह रहे हैं, तो इसका मतलब अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभिक्रिया ना तो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। मान लो अगर आगे जाती तो इसका आंशिक दाब बढ़ता, अगर पीछे जाती तो इसका आंशिक दाब बढ़ता, ए का या बी का, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो नियत रह रहा है। तो यानी कि आपने नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता। फिर है नियत दाब पर, फिर कैसा है नियत दाब पर। अब आपको सब नियत दाब पर कैसे, नियत दाब पर कैसे, नियत दाब पर अक्रिय गैस कैसे। एक चीज देखो ध्यान रखना, ये चीजें होती है अपने से बोलते हैं, ये है ये है, ठीक है, इसमें मैंने पिस्टन लगा दिया, मान लो ये पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन ऐसे, अब इसको यदि अपन पिस्टन को धीरे धीरे खिसकाए, पिस्टन को अपन क्या करें, धीरे धीरे खिसकाए, धीरे धीरे, तो जब भी काम कोई धीरे धीरे करता है तो दाब में परिवर्तन नहीं होता, मतलब दाब को अपन नियत रख के चल सकते हैं। जैसे पिस्टन को से माना जाता है कि भाई पिस्टन को धीरे 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 खिसकाए ना, या फिर धीरे धीरे दबाए ऊपर नीचे करे, तो दाब में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एकदम से करोगे ना ऊपर नीचे तो दाब में बदलाव होगा, धीरे धीरे करोगे, लेकिन पिस्टन को धीरे धीरे खिसकाना, ये अंदर कुछ भी गैसें हैं, कहने का मतलब ये है कि दाब को नियत रखते हुए, दाब को नियत रखते हुए पिस्टन को धीरे धीरे खिसकाना, पिस्टन को धीरे धीरे खिसकाना। दाब को नियत रखते हुए पिस्टन को धीरे धीरे खिसकाना, ये होता है चीजें। ठीक है, तो नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। भाई दाब को तो नियत रख के चल रहे हो, धीरे धीरे खिसका रहे हो, लेकिन आप मिला रहे हो अक्रिय गैस से, तो क्या होगा फिर वो धीरे धीरे खिसकाओगे, यानी कि क्या होगा, आयतन तो बढ़ेगा, आयतन तो बढ़ रहा है। आप दाब को नियत रख रहे हो, दाब को नियत रख रहे हो, तो दाब को नियत रखना तो क्या होगा, आयतन को बढ़ाना पड़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलाने पर आयतन बढ़ता है, अर्थात साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां गैस के मोलों की संख्या अधिक हो। ठीक है, आयतन बढ़ गया, तो आयतन बढ़ गया मतलब क्या है, वही अपने जो आयतन वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आयतन बढ़ने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिस तरफ गैस के मोलों की संख्या, आयतन बढ़ने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। जैसे ही आपने आयतन बढ़ाया, ना आयतन बढ़ता है, अर्थात साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां गैस के मोलों की संख्या अधिक हो। साम्य क्या होगा, उस दिशा में विस्थापित होगा जहां गैस के मोलों की संख्या अधिक हो। ठीक है, तो क्योंकि अपन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो ये अपन क्या करें, आयतन बढ़ा रहे हैं लेकिन दाब को नियत रख रहे हैं। ठीक है, तो आयतन बढ़ रहा है, साफ बात है, आयतन बढ़ रहा है तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां गैस के मोलों की संख्या अधिक हो। ठीक, नेक्स्ट आता है, अपन ने ये सब पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आता है ताप का प्रभाव। नेक्स्ट आता है ताप का प्रभाव, वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास। इस क्लास को 2 बार देखना, इस कॉन्सेप्ट को, हर एक जो बात बोली उसको अच्छे से समझना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।